नहीं मिलेगी ऐसी सास बहू। दिल्ली के एक इलाके में एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। अरे बहू देख तो जरा, कौन इतना दरवाजा पीट रहा है? अरे किसे क्या हो गया है? लगातार दरवाजा धड़ाधड़ पीटता जा रहा है। देखती हूँ मम्मी, पता नहीं सुबह सुबह कौन आ गया। बहू दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाहर एक लड़का खड़ा था। थोड़ा गुस्से में था। अरे मैडम, आपकी ऑनलाइन शॉपिंग ने परेशान कर रखा है। बार बार आप अपना सामान वापस लौटाती हैं। कभी एक बार में सामान आता ही नहीं। अरे कैसे बात कर रहे हो? मैं कंपनी को फोन करती हूँ। तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, कोई और आ जाएगा। इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? अरे बहू क्या हुआ? किससे बहस हो रही है? कुछ नहीं मम्मी, वो ऑनलाइन वाला लड़का आया है, उसी से बात कर रही हूँ। देखो भैया, ये सामान वापस नहीं लेना है तो मत लो, लेकिन हंगामा मत करो। अरे कोई बात नहीं, लाओ आप पैकेट। मेरा तो ये काम ही है, बस थोड़ा गुस्सा आ गया था। बहू अंदर जाती है और पैकेट लेकर बाहर आती है, लेकिन तब तक लड़का वापस जा चुका था। बहू को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। वो अंदर जाती है तो किचन में काम में लग जाती है। अरे बहू, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? कितनी देर हो गई? किचन से आवाज आती है। जाना है, लेकिन इनका नाश्ता तो बना दूं। और उनकी चिंता मत करो, तुम अपना नाश्ता लेकर जाओ, मैं बना दूंगी नाश्ता। अरे तेरा ऑफिस भी तो जरूरी है ना, कितना काम करेगी। ठीक है मम्मी, जाती हूँ। रात का खाना साथ में खाएंगे। इसके बाद सास ने दरवाजा बंद कर लिया। शाम को डोरबेल बजी। सास को लगा कि बहू ऑफिस से लौट आई है, लेकिन दरवाजा खोलते ही सामने एक पुलिस वाला है। राहुल यानी कि उसके बेटे ने उससे पूछा, कौन है माँ? अरे पुलिस आई है बेटा, तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, अभी आया माँ। आप ही राहुल है? हाँ जी, मैं ही राहुल हूँ। आपकी पत्नी का नाम विनीता है? हाँ जी, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? और कहाँ है मेरी वाइफ? देखिए, परेशान मत होइए, आपको मेरे साथ चलना होगा, मैं आपको रास्ते में पूरी बात बताता हूँ। मैं आपके साथ थाने क्यों चलूं? कोई क्रिमिनल थोड़ी ना हूं मैं। अरे मैं आपको थाने नहीं ले जाने आया हूं, बल्कि आपको मेरे साथ अस्पताल चलना है। राहुल परेशान होकर पूछता है। क्यों, क्या हुआ? देखिए, आपकी पत्नी का बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में भर्ती है। बस किसी तरह से आपका पता मिल सका, इसलिए हम आपको लेने आ गए। राहुल हड़बड़ी में माँ को बगैर बताए पुलिस वालों के साथ घर से निकल जाता है। सर, क्या हुआ मेरी पत्नी को? कुछ तो बताइए। देखिए, घबराइए मत, वो आईसीयू में है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ देर में सभी अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी ठीक तो हो जाएगी ना? कैसी हालत है उसकी? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। सिर में चोट है और खून बहुत बह चुका है। शायद खून की भी जरूरत पड़े। ठीक है, मैं खून देने को तैयार हूँ। ठीक है मिस्टर, लेकिन हमें सेम ग्रुप का ही खून चाहिए। अगर आपका मैच होगा तभी आपका खून काम आ सकेगा। जी ठीक है डॉक्टर साहब। तब तक राहुल की माँ भी अपने एक पड़ोसी के साथ अस्पताल पहुंच चुकी थी। अरे बेटा, क्या हुआ? बहुरी कैसी है? माँ, कुछ कहा नहीं जा सकता। अरे बेटा, परेशान मत हो। अरे बहू को कुछ नहीं होगा, वो दिल की बहुत अच्छी है। माँ बेटे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। सर, आपका ब्लड मैच नहीं हो रहा है और ब्लड हमें अभी चाहिए। अरे बेटा, डॉक्टर साहब से बोलो ना मेरा ब्लड ले ले। अरे माँ, आपकी उम्र हो चुकी है, आपका खून कैसे ले सकते हैं? अरे बेटा, वो बहू कम मेरी बेटी ज्यादा है। उसने दिन रात एक करके इस घर को एक डोर में बांधा हुआ है। अगर वो डोर टूट गई ना, तो मैं अपने खून का क्या करूंगी? राहुल की आंख में भी आंसू आ जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, माँ का भी ब्लड टेस्ट कर लीजिए। अगर मैच हो गया तो ठीक है, नहीं तो किसी और को फोन करता हूँ। डॉक्टर ने तुरंत ब्लड सैंपल लेकर भेज दिया। कुछ देर बाद
माँ जी का ब्लड ग्रुप मैच कर गया है पेशेंट से। माँ जी तैयार है ना? माँ, क्या सोच रही हो? अरे बेटा, यही कि बहू की जिंदगी के लिए अगर अपनी जिंदगी भी दांव पर लगानी पड़े तो कम है। वो दिन रात हमारे लिए लगी रहती है। हाँ माँ, वो तो है। डॉक्टर साहब, माँ रेडी है, आप ब्लड ले लीजिए। बहू की जान बच गई और उसकी घर वापसी हो गई और एक नई शुरुआत भी। अरे विनीता, नाश्ता तैयार हो गया? जी हाँ, हर मम्मी का भी। पहले मम्मी खा ले, उसके बाद हम खाएंगे। अरे तुम माँ की चमची हो क्या? राहुल, मेरी माँ के जाने के बाद उन्होंने ही मेरा माँ की तरह ख्याल रखा है, और उस रात उन्होंने खून नहीं दिया होता तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होती। इतना तो माँ के लिए बनता ही है ना। नौकरी, मजबूरी या शौक, सीधी सादी सी रोली की शादी सिड से तय होती है। शादी के बाद तुम नौकरी करना चाहोगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे मैं ये नहीं कहती कि नौकरी करना ठीक नहीं है, लेकिन पर्सनली मैं ये सोचती हूँ कि मैं गृहिणी बनूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गृहिणी बनना भी आसान नहीं है। एक सफल परिवार चलाना किसी देश को चलाने जितना ही कठिन है। रोली को सिड का साथ और बात दोनों अच्छी लगती है, और फिर वो दिन भी आ जाता है जब दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद ये क्या, सारा दिन किचन कपड़े और चार दीवारों के आगे पीछे घूमती रहती है। जा बाहर निकल कर देख, कितनी स्मार्ट लगती हैं वो औरतें जो नौकरी करती है। हाँ, अच्छी तो लगती है सासू माँ, लेकिन मैं नौकरी नहीं कर सकती। मेरा मन घर के कामों में ही लगता है। अरे मेरी बेटी तो कमाती है, अपने को फिट भी रखती है और सास को भी खूब शॉपिंग करवाती है। अच्छी बात है ना सासू माँ। मैं तो जो है उसी में संतोष मान लेती हूँ। बरकत होनी होगी तो इसी में भी हो जाएगी। ये बोलकर रोली चली जाती है। एक दिन सास की सहेली घर आती है, जहाँ रोली उन्हें चाय के साथ कई तरह के पकवान बनाकर खिलाती है। अरे वाह, तेरी बहू तो बहुत गुणी है। कितना सब बनाकर ले आई। मेरी वाली तो ऑफिस से आकर 2 रोटी ही सेक दे तो समझो एहसान कर दिया। अरे ऐसा ना बोल। तेरे घर में 2 कार, 4 मंजिला मकान, और तेरे लिए जो वो अपने पैसे से साड़ी लाती है वो भी तो कितनी कीमती होती है। अरे मेरी वाली तो बस सारा दिन इन्हीं 2 कमरों को ताजमहल बनाने में लगी रहती है। सहेली चली जाती है। कुछ समय बाद रोली को एक सुंदर सी बेटी होती है। अरे क्या सारा दिन उस बच्चे में लगी रहती है? माँ, मुझे ना 1 मिनट भी छोड़ने का मन नहीं करता। देखिए ना, कितनी प्यारी है। मैं ना इस हर पल को एंजॉय करना चाहती हूँ। अरे हाँ हाँ, हमने भी बच्चे पाले हैं, हम भी जानते हैं कि कितने प्यारे होते हैं, और अपने बच्चे को बढ़ता हुआ देखना कितना अच्छा लगता है। लेकिन एक दिन अचानक और रोली, एक बहुत बड़ी घटना हो गई। एक शॉर्ट सर्किट से पूरी दुकान जल गई। ओह, अब अब क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे घर चलेगा। घर की पूरी गाड़ी पटरी पर लाने के लिए कई साल लग जाएंगे, और वापस पहले जैसे होने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। रोली रोली कुछ सोचती है, फिर अपने 3 महीने के बच्चे को देखती है और कहती है, आप कहें तो मैं नौकरी शुरू कर दूं? माँ मुन्नी को देख लेगी, फिर शाम को तो मैं घर आ ही जाऊंगी। सिड कुछ कहता उससे पहले ही उसकी सास वहां आ जाती है। अरे हाँ हाँ, अब भी तुझे नौकरी करने के लिए पूछना होगा। अरे घर पर इतनी बड़ी विपदा आ गई है, तू है कि बच्चे का मुंह देख रही है। अरे क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? फिर क्या था, सिड से पूछकर 3 महीने की बच्ची को रोली सास के पास छोड़कर चली जाती है। शाम को ऑफिस से आने पर अरे सारा दिन इसने तो चैन नहीं लेने दिया, बस गोदी में ले लेकर घूमती रही। हाथ दर्द हो रहा है। बहू को बहुत गिल्ट फील होता है, लेकिन जब वो घर की हालत देखती है तो चुप रह जाती है। ऑफिस में सहेली कहती है, अरे रोली, तेरी तो बच्ची छोटी है ना, कैसे मैनेज करती है? कैसे मतलब? घर पर रहती है वो अपनी दादी के साथ। ओ यार, कितनी अच्छी है तेरी सास।
मेरी सास को जब पता चला कि मैं नौकरी ज्वाइन करने की सोच रही हूँ, वो तो सीधे अमेरिका चली गई मेरी ननद के पास। अच्छा, फिर तू कैसे मैनेज करती है? अरे मैंने तो फुल टाइम मेड रख ली है। ओहो, वो तो बड़ी महंगी होगी ना? हाँ यार, लेकिन कमाई भी तो हो रही है ना। यार, मैं तो कभी अपना बच्चा इनके मम्मी पापा के पास ना छोड़ू। प्यार दुलार में खराब कर देते हैं ये दादा दादी बच्चे को। नहीं नहीं, मुझे अपनी सास पर पूरा विश्वास है। जो मेरे पति को इतनी अच्छी शिक्षा के साथ बड़ा कर सकती हैं, वो मेरी बच्ची को कभी नहीं बिगाड़ेगी। खैर, रोली की इस सोच से उलट पड़ोसियों के बीच हाथ में बच्ची पकड़े रोली की सास कहती है, अरे क्या बताऊं, सारा दिन बहू बाहर रहती है। पहले अपने बच्चे पालो, फिर बच्चों के बच्चे। अरे अपना जीवन तो कुछ रहा ही नहीं। अरे नहाने भी जाती हूं ना तो इसे साथ रखती हूँ। कल को कहीं गिर गई या चोट लग गई तो बहू तो हमारी खाल उखाड़ लेगी ना। अरे ऐसा भी क्या डरना बहू से, नौकरी थोड़ी की है उसकी। अब क्या बताऊं, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं आजकल की। चलो चलती हूँ, सब्जी बनाने का वक्त हो गया है। बच्चे आएंगे तो खाना तो बना मिले। सास ये बोलकर वहां से चली जाती है कि तभी रोली ऑफिस से घर पहुंचती है। बाहर पड़ोसियों को देखकर, नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? अरे बहुत अच्छी हूँ, लेकिन तेरी किस्मत तो सबसे अच्छी है। क्या सास पाई है, मोती दान किए होंगे तूने। तेरा बच्चा भी देखती है, खाना भी बनाती है। बेचारी बहुत काम करती है तेरी सास। हाँ आंटी, सही बोल रही हैं आप। अब ऑफिस भी दूर है तो आने जाने में वक्त चला जाता है। खैर चलती हूँ। हाँ हाँ बेटा, जाओ, गर्मा गर्म खाना खाओ। रोली घर आती है, जहां सास एक बार फिर छोटी सी मुन्नी की शरारतें गिनाने में लग जाती है। अरे आज तो इसकी वजह से मुझे 2 बार कपड़े बदलने पड़े। बार बार पानी गिरा दे रही थी। दोपहर में थोड़ा सोचा कि आराम कर लूं तो दूध के लिए रोने लगी। हाय, मैं तो परेशान ही हो गई। रोली को सास की बात अब कुछ अजीब लगती है, पर वो जल्दी से कपड़े बदलकर किचन में जाकर रोटियां बनाने लगती है। सारा महीना काम करने के बाद रोली को सैलरी मिलती है। वो पैसे लेकर सीधे सास के पास जाती है। माँ जी, ये मेरी सैलरी। आपने हर कदम में इस घर का साथ दिया। मैं नौकरी करने के पक्ष में नहीं थी। मैं तो अपने बच्चे को बढ़ता देखना चाहती थी। मैं थोड़े में भी खुशी थी। कभी मैंने आपको किचन में पैर नहीं रखने दिया था। घर की मुसीबत नहीं आती तो मैं कभी इन जिम्मेदारियों को आप पर पड़ने नहीं देती। अब सास समझ चुकी थी कि उसकी गलती कहाँ है। हाथ में पैसे देखकर कहती है, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी तो पति ने भी कभी पैसे हाथ में नहीं रखे। बेटे ने भी गल्ला संभाला, लेकिन तूने मुझे समझा। ये मेरा सम्मान है कि एक बहू होकर तूने पूरी सैलरी मेरे हाथ में रखी बेटा। पढ़ी लिखी देवरानी। अगर आज मैं भी पढ़ी लिखी होती तो मैंने मोहल्ले में हो रहे कंपटीशन को जीत लिया होता और अच्छी खासी मोटी रकम जीतकर आपके हाथ में थमाई होती। माँ बड़ बोली, ज्यादा मत बोल। जितना तेरा कद है ना, उससे भी 50% कम बोला कर। इस घर में ही क्या, हमारे खानदान में किसी भी औरत को पढ़ने की इजाजत नहीं है। देख तेरी बड़ी भाभी मधु, ये भी कहाँ पढ़ी है। इसके घर वालों ने भी इसे पढ़ने नहीं दिया। तो अब आप बाकी लोग जो करेंगे वही करोगी। पढ़ना सिर्फ लड़कों के हाथ में है। किताब, पेन, पढ़ाई ये आदमी ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो आगे जाके कमाना है। औरतों को तो सिर्फ बेलन, झाड़ू और पोछा यही करना है जीवन भर। और तेरे इस कंपटीशन को जीत कर मुझे नहीं चाहिए पैसे। मेरा बड़ा बेटा सागर अब कमा रहा है और छोटा बेटा तेज भी अपने कॉलेज की पढ़ाई के बाद कमाएगा ही। तारिनी, तू तो बस अपनी बड़ी भाभी से खाना बनाना और घर के बाकी काम करना सीख ले। सच में आप सबकी सोच ना जमीन में धसी हुई रहेगी लाइफ टाइम। न जाने क्यों मैं इस घर में पैदा हुई। ऐसा नहीं बोलती तारिनी। तारिनी रोकर अपने कमरे में चली जाती है। पाठक परिवार में आज तक किसी भी लड़की ने पढ़ाई नहीं की और सिर्फ लड़कों को ही इजाजत दी जाती है, लड़कियों को नहीं।
बिंदु के 2 बेटे होते हैं। बड़ा बेटा सागर जो एक अच्छी नौकरी करता है और उसकी बीवी मधु है, और छोटा बेटा तेज जो अभी कॉलेज में अपने लास्ट ईयर की पढ़ाई पूरी कर रहा होता है। बिंदु और यशराज ने कभी अपनी बेटी तारिणी को पढ़ने नहीं दिया, जिसकी शिकायत वो आज तक करती है। तेज को अपने कॉलेज में प्रीति नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। प्रीति, वो दरअसल मुझे ये बात तुमसे बहुत समय से कहनी है। कल इकोनॉमिक्स के क्लास के बाद मैं तुम्हारे लिए रुका भी था, लेकिन तुम चली गई। बोलो ना तेज, क्या हुआ? क्या कहना है तुम्हें? प्रीति, अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखो, हम पिछले 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं। आई नो तेज, जैसे तुमने अपनी जज्बातों को मन में छुपा के रखा, वैसे मैंने भी छुपाया। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी कैसे कर पाऊंगी? क्यों? कौन रोक रहा है हमें? जहाँ तक मुझे पता है, हमारे शहर में लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, ना ही पढ़ी लिखी लड़कियों से शादी करवाई जाती है। तुम्हारी बहन तारिणी भी नहीं पढ़ पाई ना अब तक। आई नो, फिर तुम्हारी माँ कैसे मानेंगी? तुम इस सब की चिंता मत करो, आई विल फिक्स दैट ऑल। बस भरोसा और हिम्मत रखो। तेज घर जाकर अपने माता पिता बिंदु और यशराज से बात करता है इस बारे में, और प्रीति के बारे में जानकर बिंदु और यशराज कहते हैं, हैं? तू बोरा गया है क्या लल्ला? देख, ये सब हमारे घर में ही नहीं, राज घरानों में भी होता है। अब प्रीति के माँ बाप होंगे फिर फुरी, लेकिन हम नहीं। हाँ बेटा, ये शादी कतई नहीं हो सकती। शादी में लड़का आगे और लड़की पीछे होती है। वैसे ही जीवन में भी पत्नी पति से एक कदम पीछे ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सही लगता है तो मैं भी वही करूंगा जो मुझे सही लगता है। अब आप सब मेरा मरा हुआ मुंह ही देखोगे। गंगाजल तैयार रखिएगा। हाय हाय लल्ला, ये तू क्या बोले जा रहा है? पागल हो गया है क्या? तेज अपनी जिद से पीछे नहीं हटता और वो पूरे 1 महीने तक बिंदु, यशराज और अपने बड़े भाई सागर को मनाने में ही लगा रहता। तब कहीं जाकर कुछ महीनों बाद वो सब राजी होते हैं और कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही 1 साल बाद तेज और प्रीति की शादी हो जाती है। लेकिन बिंदु, यशराज और सागर अब भी इस शादी से थोड़े से नाखुश ही होते हैं। जब घर के सभी आदमी खाना खाने बैठते हैं तब प्रीति भी उनके साथ खाना खाने के लिए बैठती है। तभी, अरे ओ कल की अंधी, पागल हो गई है क्या? अरे माना कि तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि घर के और ससुराल के तौर तरीकों का पालन भी ना किया जाए। खाना पहले घर के आदमी खाते हैं और फिर औरतें खाती हैं, दोनों एक साथ नहीं बैठे, समझ गई? लेकिन मम्मी जी, ऐसा क्यों? मेरा मतलब, खाना तो सबका एक ही होता है ना, तो सब अलग अलग बैठकर क्यों खाए? प्रीति, तुम चलो ना रसोई में, चलो, सबके लिए कटोरी में खीर परोसनी है। लेकिन मधु दीदी। प्रीति, माँ और मधु जो कह रही हैं वो सब सुनो। तेज, अपनी बीवी को कुछ समझाओ। प्रीति, प्रीति गुस्से से उठकर रसोई में चली जाती है और मधु के साथ खीर को कटोरियों में परोसने में लग जाती है। प्रीति, हम इस घर की बड़ी बहू हैं, उसके बावजूद भी हमें हर मामले में, हर काम में पीछे रखा जाता है, जूती की नोक पे रखा जाता है, क्योंकि हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं। अब सोचो, हम बड़ी बहू होकर भी हमारा ये हाल है, तो तुम्हारे साथ क्या क्या होगा? मधु दीदी, आप पढ़ी लिखी नहीं हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ना, आदमी और औरत का भेदभाव, ये सब बहुत ही बेकार और इलॉजिकल है। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। आज के जमाने में औरत आदमी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। खैर, अब हम और कर भी क्या सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। क्यों मधु दीदी? क्योंकि हमारी एक पढ़ी लिखी देवरानी जो है। हाँ, आपको पता है मधु दीदी, आप ना बहुत क्यूट हो, आपको किसी की नजर ना लगे। जब सभी हॉल में एकत्रित होते हैं तभी बिना घूंघट ओढ़े प्रीति को देखकर, प्रीति बहू, अब क्या तुम्हारे लिए दीवार पर बड़े अक्षरों में इस घर के तौर तरीके लिखवा दिए जाए? हैं? अब क्या किया मैंने? आप हमेशा राशन पानी लेकर क्यों चढ़ जाती हो मुझ पर मम्मी जी? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। प्रीति बहू, आज तुम बगैर घूंघट के दिख गई हो। आइंदा से अगर ऐसा बिना घूंघट के दिखी ना,
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मधु बहू को देखो, सोते समय भी घूंघट ओढ़े ही सोती है, नींद में भी ये हमारे आदेशों का पालन करती है। और हाँ, एक और बात कान खोल कर सुन लो, आइंदा से बड़ों से और अपने इर्द गिर्द के आदमियों से इतनी बदतमीजी से बात नहीं करना, और इस घर की 4 दीवारों में सिर्फ और सिर्फ सरल हिंदी भाषा का ही प्रयोग होगा, अंग्रेजी भाषा नहीं गूंजनी चाहिए। तेज, अपनी धर्म पत्नी को समझा कर रख। प्रीति निराश हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। रात में वो तेज से कहती है, तेज, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे घर वाले इतने पागल कैसे हो सकते हैं? अगर मुझे ये अंदर की बातें पता होती ना, तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती। I married you just because तुमने कहा कि तुम्हारे घर वालों को मुझसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ तो वही हुआ ना, वो कुछ बोले क्या तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर? अब बाकी कुछ रूल्स रेगुलेशंस है घर की लड़कियों और बहुओं के लिए, अब उन्हें तो फॉलो करना ही होगा ना। आई नो वो थोड़े बहुत गलत है, लेकिन अब हम और कर भी क्या सकते हैं। एक दिन जब यशराज दूध वाले का हिसाब कर रहा होता है, तभी ये 3 हफ्ते जुलाई महीने के और 2 हफ्ते अगस्त के, तो कुल मिलाकर पूरे हुए। अरे बिंदु, जरा हमारे ड्रॉअर में से कैलकुलेटर तो लेकर आना। जी अभी लाती हूँ। बिंदु कैलकुलेटर लाती है और तभी प्रीति भी वहाँ आती है और यशराज को हिसाब करते देखती है। ओफो, ये कैलकुलेटर चल क्यों नहीं रहा? अब मैं हिसाब कैसे करूंगा? 5 हफ्तों का हिसाब मिलाया जाए तो बनते हैं 680 रुपए, क्योंकि हमने 3 रविवार और 4 मंगलवार को दूध नहीं लिया था रघु भैया से, तो उस हिसाब से यही हिसाब बनता है। मैंने अपने माइंड में ही 1 मिनट में कैलकुलेट कर दिया है। प्रीति बहू, तुझे 1000 बार कहा है ना, रसोई में ही रहा कर। अरे आदमियों के काम में क्यों हर बार अपनी टांग अड़ाने आ जाती है? आइंदा से ये हिसाब किताब वाले काम में तू बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगी। चल दफा हो यहाँ से अब। न जाने कौन सी घड़ी थी वो जब तेज को इससे प्यार हुआ। बेवकूफ है हमारा बेटा। इस तरह फिर से प्रीति को चुप कराकर रसोई में भेज दिया जाता है। कुछ दिनों बाद प्रीति जब बाजार से घर लौटती है, तब वो घर पर सबको मधु पर चिल्लाते हुए देखती है और मधु बेचारी फूट फूट कर रोई जा रही थी। सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ही मैं बाप नहीं बन सकता कभी। पता नहीं क्यों आई तुम मेरी जिंदगी में, पनौती हो तुम, पनौती। लेकिन सागर जी, डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपके अंदर कुछ मेडिकल इश्यूज है, जिसकी वजह से आप कभी बाप नहीं बन पाएंगे। अब इसमें हमारी क्या गलती है? ओए मधु, ज्यादा ऊंची आवाज से बात मत कर। वही तो। प्रीति से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं किया जाता और वो तुरंत अंदर आकर चिल्लाती है, बस, आप सबको ये क्या हो गया है? जब डॉक्टर ने कहा है कि कमी सागर भैया में है, तो मधु दीदी को क्यों सुनाना? वो क्यों सहे? सारे ताने, सारी डांट, सारी गलती मधु दीदी की कैसे हो गई? मास्टरनी, तो चुप ही रहा कर। वो कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को और बाकी मछलियों को खराब कर देती है। तू ना वैसी ही है। तेरी वजह से ही ये मधु बहू भी उल्टा बोलना सीख गई है। नहीं माँ, ये सरासर गलत है। गलती सागर भाई की है। नहीं, मधु में ही कोई दोष है। हमारे बेटे सागर में कोई दोष हो ही नहीं सकता। ये मनहूस मधु कुंडली मारकर बैठ गई है हमारे सागर के जीवन में। मधु दीदी, ये आपके हाथ पांव पर निशान कैसे? बोलिए। सागर जी ने हमें बहुत मारा प्रीति, हमें बचाओ इन सब से, ये सब बहुत बुरे हैं। मधु प्रीति के गले से लिपटकर रोए जा रही थी। सागर गुस्से में आकर मधु पर हाथ उठाने जा रहा था कि तभी प्रीति उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है। मेरा हाथ। एक आदमी अगर गुस्से में शैतान बन जाए, तो एक औरत क्रोध में काली का रूप धारण कर लेती है। समझ गए सागर भैया? और आप सब, अरे एक बार ध्यान से सोचिए, दिल से सोचिए ना। अगर ऊपर वाले ने आदमी और औरत को साथ में बनाया है, तो हम क्यों फर्क करें? क्यों औरतें आदमियों से पीछे रहे? दोनों साथ में कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं ना। साथ में काम करके अपना घर, अपनी गृहस्थी चला सकते हैं ना। गलती सोच की है। अगर सोच बदलोगे तो ही बदलाव आएगा।
वरना जमीन में ही धंस के रह जाओगे। उतने में तेज अपने साथ पुलिस अफसर्स को लेकर आता है। सागर भाई, आप मेरे बड़े भाई हो, लेकिन आज जो मुझे आपके बारे में पता चला, कैसे आप मधु भाभी को मारते हो, उन पर अत्याचार करते हो, इसके बाद से आप मेरे कोई नहीं, मेरे लिए आप ना के बराबर हो गए हो। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। पुलिस सागर को डोमेस्टिक वायलेंस के केस में गिरफ्तार कर लेती है और उसे लेकर जाती है। माँ, पापा, प्रीति और मैंने फैसला कर लिया है कि हम अब इस घर में और नहीं रहेंगे और अकेले किसी शहर में जाकर रहेंगे। मधु दीदी और तारिनी भी हमारे साथ चल सकती हैं। इस तरह तेज और प्रीति वहां से चले जाते हैं और मुंबई शहर आकर तारिनी और मधु दोनों भी पढ़ने जाती हैं और सभी अपना जीवन खुशी से बिताते हैं। वहीं बिंदु और यशराज, जिन्हें तेज हर महीने पैसे और खत भेजता है, वो दोनों अपने बच्चों की याद में रोते रहते हैं और उनकी खतों को ही